18वां प्रश्न है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं दे रखी हैं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई दे रखा है, पाई का मान लेना है 22/7 और संकेत में दे रखा है कि क्रमशः केंद्र लेने हमें ए लेना है, फिर बी लेना है, फिर ए लेना है, फिर बी लेना है, इसी तरह चलते जाना है। वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3 और L4 हैं। तो ये आकृति है 5.4 बोली है इसने कि आकृति 5.4 में। तो ये हमें क्रम से लेनी है। ये दे रखा है, पहले ए को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, फिर बी को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, फिर ए को मानकर फिर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, फिर बी को मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है केंद्र मानकर। इसी तरह ये क्रम से चलते गए हैं। तो इसने बोला है कि हमें क्रम से लेने, पहले ए केंद्र लेना है, फिर बी लेना है, फिर ए लेना है, फिर बी लेना है। इसी तरह हमें हल करना है। अब हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले हमें देखना है अर्धवृत्त का परिमाप, यानी इसने पूछा है कि सर्पिल की लंबाई निकालनी है। तो हम निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, क्योंकि सभी अर्धवृत्त बन के चल रहे हैं। तो निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। है 2πr। हमें निकालना है अर्धवृत्त का परिमाप, तो 1/2 πr ये होता है 2πr। 1/2 2πr, तो 2 से 2 खत्म, यहाँ बचा πr। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना निकला? πr। यानी अर्धवृत्त ये मान लो यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त बना, तो परिमाप यानी इसकी लंबाई निकल आई हमारे पास। क्या है इसकी लंबाई? तो हम निकालनी है पहले L1। तो निकालेंगे पहले सर्पिल की लंबाई। तो पहले सर्पिल की लंबाई निकालेंगे तो इसी सूत्र पर निकालेंगे। पाई इंटू आर, त्रिज्या उसने क्रम से दे रखी है कि पहले ए को केंद्र मानना है। तो ए को केंद्र मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है हमारे पास 0.5, तो रखेंगे 0.5 बराबर ये हुआ 0.5 पाई। अब निकालेंगे दूसरे सर्पिल की लंबाई। दूसरे सर्पिल की लंबाई निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले पर पाई आर पर। तो पाई का मान पाई रखेंगे इनटू दूसरे। अब हमें लेना है केंद्र बी। जब बी को केंद्र लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से इतनी त्रिज्या बनी है। तो इसकी लंबाई दे रखी है त्रिज्या की 1 सेंटीमीटर, तो रखेंगे इसे 1 सेंटीमीटर। तो बराबर पाई एकन पाई निकला। अब निकालेंगे तीसरे सर्पिल की लंबाई। तीसरे सर्पिल की लंबाई निकालेंगे तो पाई आर से ही निकालेंगे। पाई तो रखेंगे और आर त्रिज्या। अब तीसरा सर्पिल बना हमारे पास, पहला ये हो गया, अब दूसरा ये हो गया, अब बना तीसरा ये वाला। तो पहले ए लिया था केंद्र, फिर बी लिया था, फिर दोबारा हमें ए लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या देखेंगे इसकी, इस वाले की। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है उसने। तो रखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। तो बराबर ये बना 1.5 पाई, ये बन गया 1.5 पाई। अब आगे हल करेंगे। ये हमारे पास निकला A1 और ये निकला A2 और ये निकल के आया A3, यानी L1 निकली हमारे पास 0.5 पाई, L2 निकली पाई, L3 निकल के आई लंबाई 1.5 पाई। ये हमने निकाल लिया। अब इसने बोला है, अब इसने आगे बोला है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए।
13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं। तो क्रमागत वृत्तों की संख्या है n, n से दर्शाते हैं। तो n बराबर दे रखा है उसने 13। हमें कुल लंबाई ज्ञात करनी है, तो Sn हमें ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। तो ए पद हो गया हमारे पास, पहला पद है 0.5 पाई, कॉमा अंतर देखेंगे तो इसमें अंतर चलेगा 0.5 का ही चल रहा है, तो d बराबर है 0.5 पाई। अब निकालना हमें कुल सर्पिल की लंबाई। तो सर्पिल की लंबाई निकालेंगे तो Sn वाले फॉर्मूले पर लगाएंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 को गुणा में d। तो Sn बराबर n की जगह हमें 13 लेना है, तो 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान है 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस n 13 पद हैं -1 और गुणा अंतर भी 0.5 का है, तो 0.5 पाई। अब इसे हल करेंगे तो S13 बराबर 13/2 ब्रैकेट में 2 का गुणा 5, 0.5 में करेंगे तो 2 पाई 10, तो 1 पाई बना, खाली पाई बनाया, तो पाई प्लस 13 में से 1 निकाल लेंगे तो बचा 12, तो 12 गुणा 0.5 पाई। तो S13 बराबर 13/2 पाई प्लस 5 का गुणा 6, 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12 5 60 यानी 6.0 पाई होगा, तो खाली हम 6 पाई लिख सकते हैं, इसे पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं, तो 6 पाई। अब S13 बराबर 13/2 ब्रैकेट में इसने बोला है कि पाई का मान हमें 22/7 लेकर चलना है, तो पाई का मान, पाई की जगह 22/7 रखेंगे प्लस 6 गुणा 22/7, तो S13 बराबर 13/2 22/7 प्लस 6 दूना 12, 6 का गुणा 22 में करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 132/7, तो S13 बराबर 13/2। हर समान है तो हम ऊपर वालों को जोड़ देंगे डायरेक्ट, 2 और 2 4, 3 और 2 5 और 1/7। अब इसे 7 से काट देंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14, तो S13 बराबर निकला 13/2 और गुणा ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा और 22। अब इसे आगे हल करेंगे तो 2 से इसे काट देंगे, 11 बार कटेगा, तो S13 बराबर 13 गुणा 11, तो S13 बराबर 13 एकन 13, 13 एकन 13 और एक आंसर का 14, 143। तो इसने बोला था कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो सर्पिल की कुल लंबाई एक 143 सेंटीमीटर होगी। सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर। अब 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 19वां नंबर है का 19वां प्रश्न है कि 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो उसने लट्ठों की यानी कुल लट्ठे दे रखे हैं 200, तो n हो गया, Sn से दर्शाएंगे कुल लट्ठों को, तो Sn दे रखा है यानी लट्ठों का योग दे रखा है उसने 200। फिर बोला है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं और उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। तो उसने पूछा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो हमें ज्ञात करना है n, यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में हमें लट्ठों की संख्या ज्ञात करनी है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो हल करेंगे, क्या है इसने
सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या सबसे निचली वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या उसने बोली है कि 20 लट्ठे हैं। और उससे अगली पंक्ति में उससे अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या बोली है कि 19 लट्ठे उससे अगले पंक्ति में, और इससे भी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। तो लिखेंगे उससे अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 18। इस तरह क्रम से दिए हुए पहली पंक्ति में जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपरी पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, और उससे अगली पंक्ति है उसमें 18 लट्ठे हैं। और उसने बोला है कि टोटल हमारे पास 100 लट्ठे हैं। तो SN दे रखा है 100 और प्रथम पद निकल आया ये 20। तो A1 है हमारे पास 20 और A2 है 19 और A3 निकला है 18। इस तरह हमें मालूम पड़ गया। अब अंतर निकालना है तो D निकालेंगे तो A2 में से माइनस कर देंगे A1। तो A2 है 19 और A1 माइनस करेंगे तो 20। तो अंतर निकल के आएगा -1। अंतर निकला -1। अब हमें ज्ञात करना है कि सबसे जो ऊपरी पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो SN बराबर सूत्र होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 को गुणा में D। तो SN दे रखा है 200, टोटल हैं 200 लट्ठे। तो 200 बराबर N हमें ज्ञात करना है /2 और 2 इंटू A का मान निकला है 20 प्लस N हमें ज्ञात करना है इंटू अंतर है -1। 2 इधर भाग में बराबर से इधर लाएंगे तो गुणा में आ जाएगा। तो 200 इंटू 2 बराबर N 20 दूना 40 प्लस 1 का -1 का गुणा N में करेंगे तो -1 होगा। तो इसे अभी लिखते हैं, उसके बाद गुणा करेंगे -1। 200 का गुणा 2 में कर देंगे तो 400 बराबर N ब्रैकेट में 40 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 का N में करेंगे तो N माइनस इंटू माइनस प्लस 1 तो 400 बराबर 40 में 1 जोड़ देंगे तो 41 माइनस N। अब N का अंदर गुणा कर देंगे तो 400 बराबर 4 का 41 में करेंगे तो 41N और 4 का N में करेंगे तो -N²। अब इन दोनों पक्षों को इधर ले आएंगे क्योंकि N² जो है माइनस का है लेकिन प्लस का होना चाहिए। तो इन दोनों पक्षों को इधर लाएंगे तो N² और ये माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 41N और प्लस का इधर 400 है बराबर 0। अब इसके फैक्टर काटेंगे अब इसके गुणनखंड करेंगे तो N² माइनस 25 और प्लस 16 जोड़कर हमारा 41 आना चाहिए और गुणा करके 400। तो 25 और 16 का गुणा कर देंगे तो 400 आएगा और 25 16 जोड़ देंगे तो बनेगा 41। N है तो N और प्लस 400 बराबर 0। तो N² ब्रैकेट खोलेंगे तो -25 का N में करेंगे 25N माइनस इंटू प्लस माइनस 16 का N में गुणा करेंगे 16N और प्लस 400 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमें N कॉमन मिलेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमें N कॉमन मिलेगा। तो N ब्रैकेट में यहाँ N बचा 1 माइनस इसमें से N कॉमन ले लिया तो 25। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस का 16 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ बचा N माइनस इंटू प्लस माइनस 16 का भाग 400 में देंगे तो 25 बार जाएगा बराबर 0।
इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे n-16 और इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लेंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आते हैं गुणनखंड करते समय। अगर एक जैसे नहीं आते हैं तो समझ लो हमारा गुणनखंड गलत है। तो इन दोनों में से एक उठाएंगे तो n-25 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 लगाकर चलेंगे तो n-16 बराबर 0 और n-25 बराबर 0। 16 इधर माइनस का बराबर से उधर लाएंगे तो 25 हो जाएगा। n इधर माइनस का है, 16 इधर माइनस का बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 16, n का मान एक तो 16 निकला। अब 25 इधर माइनस का बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 25, तो एक 25 निकला। अब देखेंगे दोनों सही हैं। ऊपर वाली पंक्ति में 16 या 5 कितना हो सकता है उसे देखते हैं। तो निकालेंगे इसे, यानी पदों की संख्या 16 होगी या पदों की संख्या 25 होगी या दोनों ही हो सकती हैं। इनको देखना है तो पहले 16 लगाकर चलते हैं। तो n बराबर 16 पर तो पदों की संख्या देखते हैं 16। तो a16 बराबर a प्लस इसे कैसे लिख देंगे 16 को 15d। तो a का मान है 20 प्लस 15 और अंतर है हमारे पास माइनस का 1। तो हल करेंगे इसे 20 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 15 का 1 में गुणा करेंगे 15 एकन 15, 20 में से 15 निकाल लेंगे तो बचा 5। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। अब देखते हैं n बराबर 25 पर। 25 पर देखेंगे तो a 25 बराबर 25वां पद। तो a प्लस इसको कैसे लिखेंगे 24d। तो a का मान है 20 प्लस 24 गुणा और d का मान है माइनस का 1। हल करेंगे इसे तो 20 और प्लस इंटू माइनस माइनस 24 एकन 24, 20 में से 24 निकाल देंगे तो बचा माइनस का 4। तो लट्ठों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती है कि ऊपर वाली लट्ठ में माइनस में आ जाए। माइनस में होगा तो 0 ही बनेगा फिर तो लट्ठे। इसलिए हमारे पास सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। तो इसने यही बोला है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में, तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो लिखेंगे सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होगी। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होगी। तो हमारे पास 19वां नंबर कंप्लीट हुआ। जो 19वां प्रश्न था कि इसने पूछा था कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होगी।